नमस्कार, मैं हूं ऋषि उपाध्याय। यूं तो राजनीति की पढ़ाई डिग्री कॉलेज के कला संकाय के अंतर्गत आती है, लेकिन जनता, नेता और चुनाव के बीच गणित का सीधा कनेक्शन है। पहले तो टिकट पाने का गुणा भाग, फिर प्लस माइनस के भाव में जनता से वोट की उम्मीद। नतीजे तो विशुद्ध गणना है ही, लेकिन उसके पहले आता है वो दिन जिसके आंकड़ों से एक चर्चा निकलती है कि प्रयासों का अंक गणित किसकी प्रमेय को इति सिद्धम यानी हेंस प्रूव्ड पर लाता है। वही दिन है आज। मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर प्रदेश के कुल 5,64,15,310 मतदाताओं में से 1,13,09,636 अपनी नई सरकार का फैसला कर चुके हैं 13,585 मतदान केंद्रों पर। अभी तक की जानकारी के हिसाब से लगभग 67% मतदान पहले चरण की मध्य प्रदेश की इन लोकसभा सीटों पर 6 लोकसभा सीटों पर हो चुका है। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन्हीं सीटों पर कुल 75.23% मतदान हुआ था, जो 2014 से लगभग 10% से भी ज्यादा था। तब प्रदेश में आंकड़ों का गणित दोनों प्रमुख दलों यानी बीजेपी और कांग्रेस को 28:1 पर ले आया था। इस बार के वोटिंग प्रतिशत से क्या तय होगा? क्या ये आंकड़े किसी साफ नतीजे की ओर इशारा कर रहे हैं? न्याय और गारंटियों के नंबर गेम में कौन ग्रेस मार्क्स से पास होगा और किसे डिस्टिंक्शन मिलेगी? इसके अलावा पिछले अनुपात के फासले को कितना प्रभावित करेगा ये वोट प्रतिशत? बहुते रहे सवाल जिन्हें लेकर जाएंगे खास पैनल के पास और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तो लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मध्य प्रदेश की 6 सीटों छिंदवाड़ा, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, शहडोल और सीधी पर वोटिंग हुई। मतदान के दौरान कई रंग भी इस दौरान हमें देखने को मिले। मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह नजर आया। कहीं दिव्यांगों ने वोट डाला तो कहीं बुजुर्ग जो वोट डालने पहुंचे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक पैरालाइज्ड व्यक्ति को किस तरह से वोटिंग के लिए ले जाया जा रहा है। एक तरफ नाचते गाते कुछ महिलाएं वोटिंग करने पहुंची। उमरिया की ये तस्वीरें हैं। तो बुजुर्ग निर्दलीय प्रत्याशी ने सिंगरौली में मतदान किया। सबसे खास तस्वीर जो 6ठे नंबर पर आपको दिखाई दे रही होगी छिंदवाड़ा से है। शादी के तुरंत बाद एक नवविवाहित जोड़ा मतदान करने के लिए पहुंचा। तो लोकतंत्र के इस उत्सव में सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसकी साफ बानगी हम इन अलग अलग तस्वीरों में, इन 6 तस्वीरों में देख सकते हैं। और इसी तरह मध्य प्रदेश की इन 6 लोकसभा सीटों पर कुछ और रंग, कुछ और चीजें भी हमें देखने को मिली। छिंदवाड़ा, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, शहडोल और सीधी सीट पर वोटिंग खत्म हो गई है। छिंदवाड़ा में कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ और बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू वोट डालने पहुंचे। उसकी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। इसके अलावा सीधी में कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश्वर पटेल और बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर राजेश मिश्रा जिन्होंने मतदान किया, उन्हें भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो वहीं जबलपुर में बीजेपी प्रत्याशी आशीष दुबे और कांग्रेस के उम्मीदवार दिनेश यादव भी मतदान करने पहुंचे। उसकी भी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर यहां दिखाई दे रही हैं। तो चलिए अब उस खास पैनल की ओर रुख करते हैं जो कि हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ रहा है। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुलरेज शेख साहब, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। साथ ही केदार सिरोही जी, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप तीनों विद्वान, ऊर्जावान लोगों का हमारे साथ इस चर्चा में। सबसे पहले हम यही बात करते हैं, दिनेश जी के पास चलेंगे, पार्टियों के पास बाद में जाएंगे। दिनेश जी, आज जिस तरह से हमें देखने को मिला, लगभग 67% मतदान अभी तक हो चुका है, अभी तक की जानकारी के हिसाब से। अगर हम पिछले आंकड़ों को देखें तो तकरीबन 10% ज्यादा मतदान हुआ था 2014 से, और तब आंकड़े थे 28:1 के। क्या इस बार के आंकड़े असर दिखाएंगे? क्या कुछ हमें आगे को देखने को मिल सकता है? एक प्रतिक्रिया पहले हम आपसे लेना चाहते हैं, फिर पार्टियों पर जाएंगे। देखिए, जब तक अंतिम आंकड़े नहीं आ जाते हम कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, क्योंकि अभी जो चुनाव आयोग का जिस तरह का हम देखते हैं ना कि हर बार वो 24 घंटे बाद तक अपने फिगर को करेक्शन करता रहता है कि टोटल पोल परसेंट को करेक्शन करता रहता है जी। उसके कारण जो सब कुछ जो प्रारंभिक हम सोचते हैं वो पूरे अनुमान शायद कई बार गलत साबित हो जाते हैं। देखिए, यदि पोलिंग परसेंटेज 19 की तरह नहीं रहता है तो हमें ये मानना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जो 370 वोट बढ़ाने की स्ट्रेटजी पर आगे बढ़ रही थी हर पोलिंग स्टेशन पर, उससे उसको एक बड़ा धक्का लगेगा। क्योंकि यदि आप
अपना पोलिंग परसेंटेज नहीं बढ़ा पाएंगे तो आपका जो टोटल पोल जो परसेंटेज है, आपका वोट परसेंटेज है, वो भी इफेक्ट होगा। और फिर सीट पर कहीं ना कहीं एक ये होगा कि जो वोटर है, एक्साइटेड जो वोटर होता है जिससे परसेंटेज बढ़ता है, वो कहीं ना कहीं उदासीन हुआ। और उदासीनता की वजह ये हो सकती है कि वो वन साइडेड यही मान रहा हो कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है तो मुझे अब जाकर क्या करना है। ऐसे हमने कई बार कैंडिडेट्स के मामले में भी देखा, जहां कैंडिडेट के मामले में लोग ये सोचते हैं कि ये तो जीत ही रहा है, हम नहीं भी डालेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। और कई बार जो जीतने वाले कैंडिडेट को जिस तरह की उम्मीद लगाते हैं कि ये जीत ही जाएगा, तो कई बार वो हार जाता है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये जो जब फाइनल पिक्चर हमारे सामने होगी तब हम कुछ कह सकते हैं कि ये किस तरह का ट्रेंड है इसमें। बिल्कुल, जाहिर तौर पर जब फाइनल तस्वीर हमारे सामने होगी तभी सारी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी कि आज की कवायद या अभी तक की कवायद कितना रंग लाई। बहरहाल गुलरेज जी, हम आपके पास थोड़ा आना चाहेंगे और समझना चाहेंगे इन आंकड़ों के हिसाब से कि जिस बड़ी जीत का दावा बीजेपी लगातार कर रही है, हालांकि अभी 3 चरण बाकी हैं, उम्मीद अभी भी है, लेकिन अभी के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से 2019 के हिसाब से हम थोड़ा पीछे हैं। और अगर अभी ये स्थिति है तो ये कितना असर आपके जो दावे हैं उन पर डालेगी, क्या लगता है आपको? देखिए उपाध्याय जी, जितना अभी तक हमारी बूथों पे बात हुई है, हमारे बूथ के जो अध्यक्ष हैं, जो मंडल स्तर पर बात हो रही है, उससे तो ये मालूम पड़ रहा है कि हमारा जो इजाफा होना था वो इजाफा हुआ है। और मुझे अपेक्षा है कि जब ये फाइनल काउंट आएगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तब तक आप मान के चले कि 75% के लगभग ये काउंट निश्चित रूप से पहुंच जाएगा। इसके विषय में मुझे कोई संशय नहीं है। जहां तक बात है आज की, ये तो निश्चित है कि हम 6 के 6 सीटें जीत रहे हैं, सिक्सर मार दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। और एक चीज हमको दिखी, जो हमारे बूथ लेवल का कार्यकर्ता था और जो अंदर बैठा था एजेंट के रूप में, वो बार बार हमको बता रहा है कि लोग उत्साहित है और वो बार बार मोदी का नाम ले रहे हैं कि मोदी की गारंटी जो है उस पर हमको पूरा 100% यकीन है, भरोसा है, और उसी के ऊपर वो उसने वोट किया है। तो मुझे लगता है कि ये 6 में से 6 सीटें आ रही हैं, तो लोगों में उत्साह है और मेरी अपेक्षा है कि 75% से ऊपर ही जाएगा ये फाइनल टैली। बिल्कुल ऊपर तो जाएगा ही। हम पिछले अगर चुनावों का अगर हम पैटर्न देखें तो ये होता ही है कि अभी एक स्पष्ट आंकड़ा तो हमारे पास नहीं है। जाहिर तौर पर इसके बढ़ने की ही जो संभावना है वो हम मानकर चल रहे हैं। अगर ये संभावना सच होती है तो केदार जी, आपको क्या लगता है कि जैसा कि अभी दिनेश जी ने कहा कि जो आंकड़ा लेकर चल रही थी बीजेपी, उस हिसाब से अगर थोड़ा हम नहीं उस तक पहुंच पाती है तो कुछ अंतर देखने को मिल सकता है। आप इन आंकड़ों के हिसाब से अपनी जो दावा कर रहे थे कि 3 सीटें इनमें से तो हम ले ही लेंगे, लगातार ये दावा आप कर रहे थे, वो कितना आपको प्रबल लगता है या लगता है कि कुछ ऊपर नीचे होगा उसमें? ऋषि साहब, आज का दिन हमारे लिए अच्छा रहा। भारतीय जनता पार्टी ने छक्का मारने के लिए मैदान में उतरी, आगे कदम बढ़ा के बैट घुमाया, पर वो हवा में था। हवा में होने के कारण पूरी चीजें हवा में थी। बेरोजगारी का मुद्दा हवा में था, किसानों की समस्या हवा में थी, महिलाओं का अधिकार का मामला था, व्यापारियों का, तमाम चीजें हवा में थी। और अंत में जाके बाउंड्री के पहले ये कैच आउट हो गए। जब हमें मौका मिला तो हम लोगों ने बाकायदा बिना रिस्क लिए हुए जमीनी शॉट खेला है और हम चौका मारने में सफल रहे। आज की उसमें हमारा चौका लग चुका है और हमारा चौका बिल्कुल जमीनी। आपको अभी भी नहीं लग रही है केदार जी? छक्के की कम से कम उम्मीद तो जताइए। नहीं, छक्का उनका बहुत नहीं, हम तो चौके, देखिए सर, हम झूठ बोलने वाले लोग नहीं है, बड़ा चढ़ा के बात करने वाले लोग नहीं है। हम जो यथार्थ है उसमें जीने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं कह भी दूं तो पूरा देश समझता है आज की तारीख में। तो कांग्रेस पार्टी एक दूसरे के पर्याय है, क्या बात कर रहे हो आप? गुलरेज जी, हाँ, बात खत्म हो जाने। जी, हाँ जी, बोलिए आप। हाँ, वो हम दोनों की ट्यूनिंग भी है, हम दोनों भाई जानते हैं दूसरे। अच्छा जी, क्या है कि हम लोग जो चुनाव लड़े हैं वो बहुत ही जमीनी मुद्दों के साथ में लड़े हैं, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में लड़े। और जिस तरीके का भारतीय जनता पार्टी ने कैलकुलेशन दिया था सर, 370 वोट बढ़ाएंगे, सुबह 6 बजे 6 को जगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उस हिसाब से इनका 85 के ऊपर प्रतिशत जाना चाहिए था। वो गया नहीं। पूरी जगह जो हम लोगों को देखने को मिला, जो हमारा वोटर है, जो हमारे पक्ष में हमारी विचारधारा का, वो सुबह से लाइन में लगा हुआ था। उसने सुबह से बम्पर वोटिंग की। और जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर का फीडबैक आया, वो खुद घर में पूछ रहा, एक किसान है,
वो कह रहा है कि यार 2700 रुपए का तो अपने से गारंटी दिया था मोदी जी ने, 2400 रुपए में बिक रहा है। वो यहाँ पर खड़ा हुआ है। हर घर रोजगार देने की बात हुई, वो नौजवान कह रहा है कि जब हमारे साथ गारंटी नहीं हुई तो फिर देश के साथ क्या, वो बाहर नहीं निकला। कुल मिला के जो महिलाओं वाला तमाम जगह अगर हम लोग देख रहे हैं तो आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों के चेहरे पर बड़ी निराशा है। और इनके यहाँ पिछले में 2 घंटे से मुझे जो इंटरनल खबर है भारतीय जनता पार्टी के खेमे की, बहुत ज्यादा चिंतित है। गुब्बारा फूट गया है, और यहाँ नहीं बाकी जगह भी। इसलिए हम बेहद कॉन्फिडेंट हैं अभी आज की तारीख में कि हमारे लोगों ने बड़ा कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है केदार जी। हम मतलब कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए, चूंकि आप इतने बड़े मैदान में हैं और सिक्सर और चौकों की बात अगर हो रही है। गुलरेज जी कुछ कहना चाह रहे थे, फिर आप कहें, फिर मैं दिनेश जी के पास जाना चाहूंगा एक सवाल के साथ। जी ऋषि भाई, झूठ कैसे बोला जाता है? इनके पास भारतीय जनता पार्टी की इंटरनल खबर है। अब आप समझिए चीजों को। देखिए, बड़ी स्पष्ट बात है कि हम चुनाव लड़ते हैं अपने कार्यकर्ता की बेस पर, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सुबह से लग जाता है। हमारा वोटर निकला है। अब जो भी इजाफा हुआ है या कमी हुई है, ये हमको देखना होगा कि कांग्रेस के वोटर का क्या हुआ है, क्योंकि कांग्रेस के बूथ तो खाली पड़े हुए थे, इनकी कुर्सियां खाली पड़ी थी, इनकी जो टेबलें लगी थी वहां पर ना बस्ते थे ना कार्यकर्ता था। आपने खुद ने देखा कितनी जगहों पर कोई नहीं था, खाली पड़े हुए थे इनकी टेबलें। तो जब ऐसी स्थिति होगी तो कांग्रेस के वोट को निकालेगा कौन, उसके वोटर को निकालेगा कौन? तो जहां पर आपको ऐसा लग रहा है ना संशय, वो हो सकता है कि कांग्रेस का वोटर नहीं निकला, लेकिन हाँ बीजेपी का वोटर निकला है, पहले से ज्यादा निकला है। तो 370 मोदी जी ने कहा था, हम उससे ज्यादा ही दिए हैं उनको। वोटर निकला है या नहीं निकला है और उसका क्या नतीजा होगा, ये तो खैर वक्त बताएगा ही। गुलरेज जी, फिलहाल मैं दिनेश जी की तरफ मुड़ना चाहूंगा एक बार। दिनेश जी, अभी जिस तरह की बात हो रही है कि वोटर दिखा नहीं दिखा, हम पब्लिक अपीयरेंस की जरा बात कर लेते हैं कि पब्लिक अपीयरेंस में कौन आगे कौन पीछे, ये एक बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है पिछले तकरीबन 15 दिनों से। बार बार ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ बड़े नेता शायद पहुंचने चाहिए थे कांग्रेस के, या वो हिस्सा जो है वो बीजेपी उसमें बाजी मार ले गई। तो इसमें कितनी चीजें आपको तथ्यात्मक नजर आती हैं कि आगे कौन था या पीछे कौन था? देखिए, ये भी उसी तरह से है जैसे बाकी चीज़ें होती ना, साइकोलॉजिकली जो आप इलेक्शन में जिस तरह का वॉर आप चलता है आपका, उसी तरह का है। देखिए, जो कांग्रेस पार्टी को नहीं जानते वो, उनके लिए ये बड़ी चीज़ हो सकती है कि कांग्रेस के नेता नहीं दिख रहे। पहली चीज़ तो ये कि कांग्रेस में नेता हमेशा से कितने प्रचार करते रहे थे पहले जी, और अभी कौन से नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी में प्रचार करने के लिए जाएंगे? ले दे के 4 नेता कांग्रेस पार्टी के भीतर होते हैं जो हर जगह नजर आते हैं। 2 तो गांधी परिवार के होते हैं, 2 यदि कोई प्राइम मिनिस्टर होता है तो प्राइम मिनिस्टर प्रचार करते हैं, अन्यथा नहीं करते। आप यदि भारतीय जनता पार्टी के पूरे 6 सीटों पर कैंपेन देखेंगे, कितने लोगों ने कैंपेन किया 6 सीटों पर? बिल्कुल आप देखेंगे ना कि मोदी जी, अमित शाह जी, या जो है एक कोई और आप एक आध 2 नेता होंगे, मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा दिखे नहीं ना उन क्षेत्रों पर। क्योंकि जो चुनाव है, जिस तरह का आप लीडर होते हैं, जहाँ जैसी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ नेता जाता है। भाई राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, इसके अलावा कांग्रेस में तो है नहीं, तो इसलिए ये बड़ा स्वाभाविक सा है। ये सवाल एक खड़ा करना किसी को भी बड़ा लॉजिकल लग सकता है। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी से आप सारे नेताओं को अपनी तरफ करना चाहते हो, क्योंकि नेता आधारित पार्टी तो वही है ना, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। वहाँ यदि कार्यकर्ता को संगठन का निर्देश हो जाता है कि इस नेता के पीछे नहीं चलना है, तो वो नहीं करता, रातों रात वो नेता सड़क पर आ जाता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में तो नेता जो होता है वो अपने समर्थकों को लेकर जाता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी में हम देखते हैं ना कि 2 लाख लोगों की बात हो रही है, यदि ये 2 लाख वोट भी आप देखेंगे ना कि ये बूथों पे बट जाए, तो भी भारतीय जनता पार्टी की जो 370 वोटों की स्ट्रेटजी है वो इसमें दिख जाएगी कि आपने इतनी एक्सरसाइज क्यों की थी। क्योंकि जनता यदि वोट दे देती तो कांग्रेस को 40% वोट विधानसभा में नहीं मिलता। तो अब आपके पास तरीका यही था कि कांग्रेस के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में ले आइए, तो उनका वोट बैंक अपने आप कम हो जाएगा। इसलिए 2 लाख 2.5 लाख इन सब की बात हो रही है। और ये वोट लोकसभा के चुनाव में कितना उनको मिला है, ये हम जब नतीजे आएंगे, एक एक क्षेत्र का जब नतीजा देखेंगे जी, उसमें जब बहुत ज्यादा डीप एक्सरसाइज कोई करेगा तो पोलिंग स्टेशन पर जाएगा कि उसे कितने वोट मिले, तो तब पता लगेगा कि एक्चुअल में आप जो है मनोवैज्ञानिक लड़ाई लड़ रहे थे या जमीन पर भी कुछ था।
बिल्कुल, इसी क्रम में मैं छिंदवाड़ा की भी अब बात कर लेना चाहता हूं। देखिए, सबसे हॉट सीट मानी जा रही है मध्य प्रदेश की, एक ऐसी सीट जो बीजेपी के लिए अभेद्य बनी हुई है, कांग्रेस का गढ़ बन चुकी है और बड़ी नजर है बीजेपी की सीट पर। तमाम बड़े नेता, राष्ट्रीय स्तर के नेता और प्रदेश के स्तर के नेता जो हैं वो तो हैं ही वहां पर। छिंदवाड़ा को लेकर एक बड़ा सवाल है कि क्या यहां पर कांग्रेस वाजिब प्रचार कर पाई, क्या कांग्रेस यहां वाजिब पहुंच बना पाई? क्योंकि एक तरफ हम देख रहे थे कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो हितग्राहियों को टारगेट करते हुए पहुंच रहे थे लोगों तक, और कांग्रेस के जो बड़े कार्यकर्ता हैं, मान लीजिए कमलनाथ जी कह रहे थे कि 40 साल का उनका रिश्ता है। तो इन दोनों ही बातों में कौन सी चीज ज्यादा आगे नजर आती है? हम केदार जी से पहले पूछ लेते हैं, फिर गुलरेज जी। केदार जी, क्या लगता है आपको कि यहां थोड़ा बैकफुट फ्रंट फुट कुछ रहा? नहीं, हम लोग तो हमेशा फ्रंट फुट पे रहे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी परेशान रही है। देश के जो गृह मंत्री है उनको रात रुकना पड़ा, और तमाम कई बार जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय उनको जाना पड़ा। बहुत से बड़े बड़े नेताओं ने जो पूरी ताकत जिसको कहते हैं, मतलब पैसे, पुलिस प्रशासन, ईडी, सीबीआई, वो जितने भी नाम है सर, वो तमाम चुनाव आयोग तक सबको उनको लगा दिया था। वो इसीलिए इन लोगों ने लगाया था, पूरा मध्य प्रदेश की ताकत वहां इसलिए झुकी थी कि जो कमलनाथ जी का जो 1-to-1 कनेक्शन है लोगों के साथ जी, जो वहां के मतदाता के साथ जो उनका पारिवारिक संबंध है, वो आज जो चुनाव हुआ है वो परिवार के साथ हुआ है। सारे लोगों ने जो नकुल उनको जनता पार्टी का कोई झूठा जादू, वो जो तोता टोनका जो हम काला जादू कहते हैं, वो बिल्कुल नहीं चल पाया। नहीं, जादू तो वहां दिखे ना, मतलब जादू दिखाई नहीं देता है, लेकिन अब जब चीजें ही दिख रही हैं सामने, अपीयरेंस की हम बात कर रहे थे, उस पर मेरा सवाल था। बहरहाल गुलरेज जी, आपको क्या लगता है कि बैकफुट पर कौन, फ्रंट फुट पर कौन, कौन इस सीट पर जो हॉट सीट है छिंदवाड़ा, वहां पर थोड़ा सा आगे रहा? हालांकि आप कहेंगे बीजेपी, लेकिन किस तरह से बीजेपी आगे रही, थोड़ा उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, बैकफुट और फ्रंट फुट उनके लिए होता है जो देश को खेल समझते हैं। हमारे लिए देश सब कुछ है, हमारी जान से प्यारा है, हमारी जान से ज्यादा है, और इसको हम आगे ले जाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि ये देश के भविष्य का चुनाव है। जहां तक आप छिंदवाड़ा विशेष की बात कर रहे हैं, अभी तक जितने बूथ होगी, मैं बड़ा स्पष्ट खुल के बोल रहा हूँ कि 7 विधानसभाएं हैं, अभी तक सारा काउंट नहीं आया है हमारे पास भी बूथों का, लेकिन जितना आया है अभी हम 65,000 से आगे हैं। मैं वही उस पर कहना चाहता था कि सभी विधानसभाएं जो है कांग्रेस के पास है। चैलेंज आपके लिए यहाँ पर निश्चित तौर पर बहुत बड़ा था। 65,000 से आगे हैं अभी तक हम। चलिए ठीक है, देखते हैं, तो नतीजों में साफ होगा। दिनेश जी, एक जो बात हम बार बार कह रहे हैं, और कांग्रेस आज पूरे दिन भर से मैं सुन रहा हूं लगातार इस बात को कहती रही कि कांग्रेस की पिच पर बीजेपी खेलती रही। कई सारी चीजें ऐसी थीं जिनको बीजेपी ने अपना बना लिया। कांग्रेस का यह आरोप बार बार लगता रहा है। क्या ये बातें वाकई असर डालती हैं कि पिच पर खेलती रही, मुद्दे हमारे थे, उठा उन्होंने लिए और उनको भुनाया उस तरह से, इस तरह से, ये चीजें कितनी असर डालती हैं, कितनी नहीं? थोड़ा आपसे इस पर चर्चा चाहेंगे। नहीं, देखिए, असर मुद्दे नहीं डाल रहे इस चुनाव में, ये तो मानना पड़ेगा, क्योंकि मुद्दे इसलिए नहीं डाल रहे हैं कि जिस तरह से 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया था, उसका जो इकोसिस्टम था, आज का इकोसिस्टम क्या है? मोदी जी का चेहरा है। क्या भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के चेहरे के मुकाबले कोई चेहरा आया क्या? ये लोग सोचते हैं, क्योंकि जब आप चेहरे की राजनीति हो जाती है देश में, यदि आप 14 से पहले देखिए कि अटल बिहारी वाजपेयी का चेहरा लेके भारतीय जनता पार्टी चलती थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी कोई चेहरा लेके राजनीति नहीं करती थी। उसके जो क्षेत्रीय नेता होते थे वो कांग्रेस पार्टी को जिताते थे। आज कांग्रेस पार्टी में कोई क्षेत्रीय नेता नहीं है, क्षेत्रीय नेता नहीं है तो मुद्दे नहीं है। आज कौन देश में बात कर रहा है कि देश में इतनी जो यदि सरकार, जो भारत की सरकार है, वो इस बात पर पीठ थपथपाती है अपनी कि हमने जनता से इतने लाख करोड़ रुपए का टैक्स वसूल कर लिया। कोई भी टैक्स वसूल करने वाली सरकार, क्या वो जो है अच्छी सरकार हो सकती है क्या? लेकिन इस बात को विपक्ष नहीं उठा पाया, उस टैक्स से लोग परेशान हैं। आप देखिए कि केवल एसी ट्रेनों की बात हो रही है, सामान्य ट्रेनें नहीं चल रही, जनरल कोच घट गए। क्या कांग्रेस पार्टी ने इन मुद्दों को उठाया? जो मुद्दे होने चाहिए वो कांग्रेस पार्टी के मुद्दे नहीं थे। यदि संविधान जैसी बातों पर आप बात करेंगे, जो आम आदमी, गरीब आदमी वो नहीं समझता कि संविधान कैसे खतरे में है, ऐसे मुद्दों पर आप चर्चा करेंगे तो फिर निश्चित तौर पर जो चेहरा है वो ताकतवर होगा। केदार जी, आपको नहीं लगता कि ये सारी बातें सही हैं? वो मुद्दे जो जनता से जुड़े होने चाहिए थे, उन्हें लेकर शायद जनता के बीच जाना चाहिए था, उनमें आप कहीं पीछे रह गए?
नहीं, जैसे दिनेश साहब ने, गुप्ता साहब ने कहा है, वो मैं इन बातों में कुछ हूँ। ये एड हमको बहुत मजबूती से करना चाहिए था। ऐसा नहीं कि मुद्दे हमने छोड़े। जब राहुल गांधी जी केरल से कश्मीर तक पैदल चले और उसके बाद जो हमारा न्याय पत्र आया, वो बहुत ही तार्किक और लोगों का जनहितैषी है, बहुत प्रैक्टिकल है। उन्होंने उस दौरान लाखों लोगों से वो मिले, अनगिनत, मैं उसमें संख्या नहीं बता पाऊंगा, उन लोगों से मिले हैं जो पार्टी के प्राइमरी सदस्य नहीं थे। हर एक आम व्यक्ति की बातों को सुना, वहां पर चल रहे नेताओं ने सुना और हर चीज पर मुद्दे को उठाया। जीएसटी को कौन कहता है जीएसटी का मुद्दा नहीं उठाया? हमने उठाया। कोरोना का मुद्दा कौन कहता है? हम लोग ने उठाया ना। जो उस समय लोगों को ये पैदल भेज रहे थे, डंडे मार रहे थे, उसका मुद्दा हमने उठाया। बैंकों की जो स्थिति है वो उस पर हम लोगों ने खुल के मुद्दा उठाया। युवाओं के बेरोजगारी पर हमने खुल के मुद्दा उठाया। किसानों की फसलों के दाम, एमएसपी को लेकर हम लोगों ने खुल के मुद्दा उठाया। सभी जगह हम लोग मजबूती से लड़ रहे हैं। केदार जी, किताब में पन्ने बहुत सारे थे। कवर पेज पे क्या था? बात उसकी हो रही है कि कवर पेज में क्या था? सर, कवर पेज में जनता की आवाज है और यही कवर पेज है जो आज हमारे जो सबसे मजबूत भाजपा के जो प्रवक्ता हैं, गुलरेज भाई, बड़े मंजे हुए व्यक्ति हैं भाजपा की तरफ, उनको भी गोलमाल जवाब देना पड़ रहा है। ये कारण इसी का है कि हमने जनता की भावना को, जनता की जो सोच है, उसको फ्रंट पेज पे रखा है और उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी की इतनी ताकत लगाने के बाद, तमाम तरह की ताकतें लगाने के बाद में वो आज परेशान है। और हमारे लोग जो वो चेहरे से मुस्कुरा रहे हैं, उन्हें वोटर का जो विश्वास मिला आज हमने तमाम जगह, हमारी जो रिपोर्ट आ रही है वो बहुत ही सकारात्मक आ रही है, बहुत ही पॉजिटिव आ रही है और हमारी विचारधारा को संबल दे रही है, हमारे नेतृत्व को ताकत दे रही है। हम बेहद खुश हैं आज कि जनता ने हमें बड़े अच्छे तरीके से सहयोग किया है। इंटरनल रिपोर्ट्स बड़ी हम इस पूरी चर्चा में सुन रहे हैं। कांग्रेस बड़ी इस पर लगी हुई है कि हम इंटरनल रिपोर्ट्स पर काम कर रहे हैं। गुलरेज जी, आपकी तरफ से कुछ किसी तरह का कोई इंटरनल रिपोर्ट या कोई जानकारी, कुछ आप लोग लगता है इसमें शायद पीछे रह गए? नहीं, देखिए, मैंने आपको जो भी बात थी सच बताई। मैंने बताया कि अभी तक के पूरे बूथों की हमारे पास रिपोर्ट नहीं आई है, हम एकत्रित कर रहे हैं। मुझे लगता है 10:30, 11 या उसका 12 बजे की, जैसा छिंदवाड़ा का मैंने बताया कि हम 66,000 वोटों से जीत रहे हैं। हम सारी सीटों पर अभी जीत रहे हैं, लेकिन फाइनल काउंट में कल की तारीख में आपको दे पाऊंगा कि कितने प्रतिशत हमको वोट मिल रहा है और कितने वोटों से हम इन सीटों को जीत रहे हैं। जहां तक कांग्रेस की बात है, आप ये बताइए कि ये बात करते हैं मैनिफेस्टो की। इस देश की आवाम ने मैनिफेस्टो को पढ़ना ही तब से शुरू किया, उस पर तवज्जो देना तब से शुरू किया जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनना शुरू हुई। वरना उसको तो रद्दी का टुकड़ा मानते थे ना, कि नेता मतलब झूठ बोलने के लिए पैदा हुआ है और चुनाव लड़ने के लिए पैदा हुआ है और भूल जाने के लिए पैदा हुआ है। ये कांग्रेस के शासनकाल में आवाम की, आप देखिए, आवाम का मत ही ये बन चुका था। लेकिन जब बीजेपी की सरकारें बनना शुरू हुई तो आवाम ने देखा कि एक एक वायदे को हम निभाते हैं। यहाँ तक 1952 का जो हिंदुस्तान का पहला चुनाव था, उसमें भारतीय जनसंघ ने कहा था कि हम 370 को हटाएंगे। जब हमारे पास कुव्वत आई तो हमने उसको निष्क्रिय कर दिया। तो हम 52 का वादा भी निभा रहे हैं, आज का वादा भी निभा रहे हैं। इसलिए मोदी की गारंटी है, उस मोदी की गारंटी पर यकीन हिंदुस्तान की आवाम को है। एक छोटी सी चीज, थोड़ी चूंकि पत्रकार हूं मैं, तो मुझे लगता है कि इस पर दिनेश जी से एक सवाल मेरा बनता है। दिनेश जी, एक बहुत जल्दी मैं आपसे एक इस सवाल का जवाब चाहूंगा। इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान जो चीजें थीं, जो दिखाई दी, जो पहले जिस तरह से चुनाव प्रचार होता थे कि जाति मुद्दे, ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण हुआ करते थे, इस बार शायद चेहरे पर यह चुनाव रहा, या मुद्दों पर चुनाव रहा, या जातिगत समीकरण पर चुनाव रहा, या स्थानीय या प्रदेशीय या राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर यह चुनाव रहा। ये किस तरह से आप इसे देखते हैं? एक छोटी सी प्रतिक्रिया हम आपसे चाहेंगे। देखिए, जितने मुद्दे आपने गिनाए, कोई भी चुनाव इन मुद्दों से अलग नहीं होता जी। कहीं ये आपको इसका इफेक्ट दिखाई देता है और कहीं नहीं दिखाई देता। कहीं कोई चीज चलती है, कहीं कोई दूसरा मुद्दा चल जाता है। तो ये सारी चीजें यहाँ थी। यदि ये जाति का मुद्दा नहीं होता तो आप देखिए कि ओबीसी के खिलाफ ओबीसी नहीं होता, ब्राह्मण के खिलाफ ब्राह्मण नहीं होता, लोधी के साथ लोधी नहीं होता। ये बहुत सारी जो चीजें हैं वो सब है। समस्या है अपनी जगह, लोकल एंटी इनकम्बेंसी है, चेहरा लोकल सरकार की भी बहुत सारी चीजें हैं। आप यदि कह रहे हैं कि एक मैनेजमेंट है, एक भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे प्रबंधन से चुनाव लड़ रही है, एक जगह कोई प्रबंधन नहीं है, वो केवल एक जनता वोट दे दे तो उस भरोसे पर चुनाव लड़ रही है। तो बहुत सारी चीजें हैं,
लेकिन इसमें जो नतीजे होते हैं जब वो सामने आते हैं तो उसमें पता लगता है एक जैसे नतीजे हैं तो कोई एक मुद्दा है, अन्यथा आपको भिन्न भिन्न मुद्दे मिलेंगे, भिन्न भिन्न नतीजे। बिल्कुल दिनेश जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि नतीजे ही सारी चीजें स्पष्ट करते हैं कि आखिर क्या चीज थी जो पूरे चुनाव प्रचार के दौरान हावी रही है, जिसका असर जो है वो नतीजों पर पड़ा। बहरहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल जमा बात सिर्फ इतनी है कि अब मतदान जबकि हो चुका है, किस मुद्दे पर यह चुनाव लड़ा गया, कौन कौन सी चीजें हावी रही, वोटिंग प्रतिशत किस ओर ले जाएगा नतीजों को, इस पर यह सारा कुछ मामला बड़ा दिलचस्प हो चुका है। नतीजों का हमें इंतजार रहेगा। बहरहाल 3 चरण का मतदान अभी बाकी है। हम लगे रहेंगे इस पर और तमाम चीजों के साथ हम बने रहेंगे। BS टीवी की इस खास चर्चा में जवाब तो देना होगा। मैं फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।